आगाज़ है अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से, जिसके हाथ में फतह व नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान एक मरतबा फिर आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और सलामत करता है। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मुझे आपसे ये गुजारिश करना है कि ऐसे अहबाब जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल AHK प्रोडक्शंस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए और दीगर दोस्तों तक इसको आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे कामयाब लोगों के तजुर्बात, उनके मुशाहिदात से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा कर सकें। दोस्तों, अगर हम इंसानियत की तारीख़ उठाकर देखें तो हम ये देखते हैं कि औरत को रोज़े अव्वल ही से चूल्हा चौका, घरदारी, बच्चों की पैदाइश और परवरिश तक ही महदूद रखा गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की, साइंस की तरक्की हुई, इंसान की सोच में भी तब्दीली आई और फिर वही औरत जिसको सिन्फ़ नाजुक कहा जाता था वो मुआशरे की ऐसी इकाई बन गई कि उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है। ऐसी बेशुमार ख़वातीन हमारे मुआशरे में काम कर रही हैं कि जो ख़वातीन की दीगर ख़वातीन की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करती हैं। हमारी आज की जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से उनका नाम मेरे ख़ित्ते का इंतहाई मारूफ और मोतबर नाम है। मेरी मुराद है पाकिस्तान के नामवर लिखारी, माहिर तालीम, मोहतरमुल मकाम जनाब प्रोफेसर असगर नदीम सैयद साहब की हमशीरा, जी हाँ, सैयदा ज़हरा सज्जाद ज़ैदी साहिबा आज हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। आज उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनकी कामयाबियों के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तशरीफ़ ला चुकी हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की मुअज़्ज़िज़ मेहमान सैयदा ज़हरा सज्जाद ज़ैदी साहिबा, जो कि एडवोकेट भी हैं। जी आप वेलकम टू माई शो। बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू। और मैं सबसे पहले तो AHK प्रोडक्शन कामरान भाई आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और बातचीत करने का मौका फराहम किया। आप हमारे शहर की, हमारे खित्ते की बड़ी मारूफ हस्ती हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी मसरूफियात भी बहुत होती हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स आपको बुलाने के लिए हम वक्त कोशिशों में रहते हैं, काविशों में रहते हैं। आपने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे चैनल को टाइम दिया। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। जी आपा, मेरा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से पहला सवाल यही होता है कि अपनी पैदाइश, अपने ख़ानदानी पस मंज़र और अपनी तालीमी मराहिल के हवाले से मेरे नाज़रीन को बताइए। आप यहीं मुल्तान में पैदा हुई? जी बिल्कुल, मैं मुल्तान में पैदा हुई और बहुत ही हमारा जो पुराना मुल्तान है जिसको कह सकते हैं घंटा घर के साथ, टिब्बी शेर खान महल्ला, मेरी नानी के घर में मेरी पैदाइश हुई और मेरे वालिद खानपुर कटोरा से थे और मेरी वालदा मुल्तान से थी। वालदा हेड मिस्ट्रेस थी और काफ़ी अरसा जो है वो मुल्तान में उसी महल्ले में ही परवरिश हुई, खेले कूदे वहीं पे। और वहाँ की गलियाँ अभी भी वाकिफ़ हैं कि वहाँ हिंदू भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। तो नानी के साथ मेरा बहुत प्यार था और वहीं के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी मैं। असगर नदीम सैयद और मेरे जो दूसरे भाई थे वो मिल्लत हाई स्कूल में पढ़े। कितने बहन भाई थे आप लोग? हम 5 बहन भाई, मेरे 3 भाई और 2 बहनें थी हम। अच्छा, और वालिद बुजुर्गवार क्या करते थे? वालिद बुजुर्गवार जो हैं वो सैयद गुलाम अकबर शाह शमसी सब्जवारी, माशाल्लाह, तबरेज़ की औलाद से, तो वहाँ से, और हमारे कब्रिस्तान भी वहीं पे ही हैं गालिबन। और उसमें ये है कि पढ़े लिखे थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड भी थे, लेकिन मेरा चूँकि सैयद फैमिली से ताल्लुक़ था तो, लेकिन तालीम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मेरी वालदा हेड मिस्ट्रेस थी। उन्होंने फिर तवज्जो अपने बच्चों पे लाजमी बात है कि दी। और उस वक्त मिल्लत स्कूल बहुत बड़ा एक स्कूल समझा जाता था, प्राइवेट था, तो मेरे तीनों भाइयों ने वहाँ से पढ़ा। और मैं फिर उसके बाद ये अज़मत वास्ती रोड पे खाकवानियों की एक रिहाइश गाह थी, हम लोग वहाँ पे मुंतकिल हुए और ज़्यादा तालीम जो है मैंने वहाँ हासिल की। MB मिडिल स्कूल
जो है चाह बोर्ड वाला, उस वक्त मिडिल था, बाद में हाई हुआ, अभी भी मौजूद है रेलवे रोड। कॉलेज का दर्जा, अब कॉलेज का दर्जा उसने अख्तियार किया। तो मैंने मैट्रिक जो है फर्स्ट डिवीजन में वहीं से पास किया। फिर उसके बाद कॉलेज का एक दौर आया, तो चूँकि मेरे जो ननिहाल में थे, थोड़ा सा जाहिर है कि सैयद उसको बहुत प्रेफरेंस देते थे कि लड़कियों का इतना नहीं, बस मैट्रिक कर लिया तो काफ़ी है। लेकिन वालदा की तवज्जो थी और मेरे बड़े भाई की तवज्जो भी थी कि नहीं, कॉलेज में ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में थी तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मैं नाते पढ़ती थी और हमारी एक आपा खतीजा होती थी, मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ कि मेरी आवाज़ को निखारने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। स्कूल में तराने होते थे, बैनुल कुलियाती, इस तरह के गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो होती थी, गाइड हाउस में नीली चिड़िया गाइड हाउस, मतलब वो दौर मुझे याद है। तो उसमें मेरी आवाज़ अच्छी होती थी तो हम तराने बड़े गाया करते थे उसमें। तो इसी दौरान 1965 का दौर भी आया, मैं छोटी थी लेकिन वो दौर भी हमने देखा कि पैदल हम स्कूल जाया करते थे और एक अम्मा होती थी जो हमें साथ साथ फॉलो करते हुए हम स्कूल पहुंचते थे। तो उसके बाद कॉलेज का दौर बहुत अच्छा दौर था और मैं समझती हूँ कि मेरी असातिज़ा जो अभी भी हैं, मैं बड़ा दिल से उनका एहतराम करती हूँ कि मुझे नाम याद आ रहे हैं। जी, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। मोइन रियाज कुरैशी की जो वालदा हैं वो आपा सफ़िया रियाज कुरैशी की मिसेज़, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक जो है उर्दू पढ़ाई। तो मेरी उर्दू में पुख्तगी बहुत आई कि मैं उर्दू में बड़ी अच्छी रही उसमें। इसके बाद मिसेस बाबर जो बाबर सिनेमा वाले हैं, मज़हर नवाज़ बाबर और उनके भाई, ये निशात स्कूल वाले जो हैं, इनकी जो वालदा थी बहुत अच्छी, उन्होंने उस वक्त का पढ़ा हुआ था, वो हमारी इंग्लिश की प्रोफेसर थी। इसी तरीके से मैं ये समझती हूँ कि सुगरा खाकवानी थी जो हमारी इस्लामियात की प्रोफेसर थी। तो सब्जेक्ट भी इस तरह के थे, हिस्ट्री की थी हमारी कुछ असातिज़ा जिनसे मैंने पढ़ा। और यकीनन मैं समझती हूँ कि जब बैनुल कुलियाती मुकाबले होते थे और शाम के वक्त हो तो रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि जो अब नापैद होते जा रहे हैं कॉलेजेस में। अब अनसिक्योर भी लड़कियां महसूस करती हैं कुछ, लेकिन उस वक्त इस तरह का दौर नहीं था। मतलब हमें बड़ा खुले उसमें हम लोगों ने पढ़ा और बड़ी मेहनत करके, एक मीडियाकर फैमिली जिसको कह सकते हैं हम, और उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी, किताबी सरगर्मियों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर हुआ करता था। ये अब जो दौर आया है इसने किताब को बहुत पीछे छोड़ा है। अच्छा, आपकी सारी जो तालीम है ये रेगुलर LLB भी किया आपने? जी, LLB ग्रेजुएशन के फौरी बाद कर लिया था या बाद में किया? नहीं, मैंने BA B.Ed किया था। शमीम हैदर तिरमिज़ी मुझे बड़ा याद आता है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम उनका तालीम का। तो वो मैं शहवार मॉडल स्कूल में पढ़ाती थी, तो उसमें तनख्वाह का तो कोई इतना वो नहीं होता था, लेकिन ये है कि इन टच रहना बहुत ज़रूरी होता था। मुझे अभी तक भी याद है कि 180 रुपया मुझे तनख्वाह मिली उस दौर में। अभी मैं पढ़ रही थी, BA भी कर रही थी और साथ साथ मुलाजमत भी मैंने कर ली थी। तो अम्मा ने कहा कि नहीं, इसको मैं ख़र्च नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे जहेज़ के लिए कोई चीज़ लेके रख दूँगी उन पैसों से। सही। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की भी कि अम्मा इतना ख्याल रखती है कि नहीं, बच्चों के उस पर मेरा कोई वो नहीं है। तो अम्मा की एक जो नज़र होती थी दोनों बेटियों पे, मेरी बहन क्वीन मैरी कॉलेज में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उर्दू रही और मैंने BA B.Ed जो है वो शमीम हैदर तिरमिज़ी साहब की सरबराही में किया। उसमें जो पहला थीसिस था हमारा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर था। वो बड़ा मुश्किल था कि उसमें जो वाइवा लेने के लिए इस्लामाबाद से हमारे आए थे, तो उन्होंने बड़े इस तरह के सवालात किए कि जिसके जवाब मैंने दिए भी, कि बेशक इसमें B ग्रेड भी आ जाता है तो कोई नहीं, लेकिन सच का साथ ज़रूर देना है। तो इमाम हुसैन ने भी सच का ही साथ दिया था, तो हमें भी सच का ही साथ देना चाहिए था कि अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं। तो फिर हमने इसका जवाब दिया। भी तो सच्चे लोगों के साथ, फिर उन्हीं लोगों के साथ में भी तो ये चीज़ शामिल थी। तो उसके बाद मेरी शादी हुई 1984 में सैयद सजाद हैदर जैदी, वो जैदी फैमिली से थे, गुलगश से, और बेसिकली ईरान से माइग्रेट करके आए थे। तो बहुत ही नाइस इंसान। और मैं कायद पब्लिक स्कूल में उस वक्त पढ़ाती थी, मैंने वहाँ भी पढ़ाया प्राइवेट। तो वहाँ पे शफ़ी अख्तर साहब हुआ करते थे हमारे प्रिंसिपल, उनके दोस्त थे सजाद हैदर जैदी साहब,
उन्होंने मेरे घर का पूछा और मेरे घर में रिश्ता भेजा। तो उनकी बहन आई, बाकायदा उस वक्त रवाज था, एक इस तरह से नहीं होता था कि हमने देखा हुआ भी हो। तो मेरी शादी उसी उसमें हुई कि मैं जैदी साहब से कोई इतना मेरी वाकफियत नहीं थी, जैसे माँ बाप ने कर दिया। एज वाइज भी कुछ सीनियर थे लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान। लेकिन फिर जब उनके साथ जिंदगी का सफ़र शुरू हुआ तो बेहतरीन कंपेनियन मिल गया आपको? नो डाउट, मैं अभी भी उनको एडमायर करती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सजाद हैदर जैदी से सीखा। ब्रेवनेस उनके अंदर थी, एक इनकलाबीपन उनके अंदर था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, घर के माहौल के हवाले से मैं ये बात करूँगा। असगर नदीम सैयद साहब हमारे वतन अजीज़ का लफ्ज़ के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम है। जी बिल्कुल। तो ये उनके अंदर ये खुसूसी सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी थी या सारे बहन भाई लिख लेते थे? असगर ने, मैं ये समझती हूँ कि पूरे ख़ानदान को संभालने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में BA BEd में कर रही थी तो पेशावर का एक टूर था हमारा, ये जो होते हैं हमारे जो कॉलेजेस की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ एक्सकर्शन के लिए, ये अब यूनिवर्सिटी बन गया, उस वक्त कॉलेज एजुकेशन कॉलेज था। तो वो हमें वहाँ पे, तो अब्बा जो थे वो जाहिर है कि थोड़ा सा उनमें वो थे, हाँ, बिल्कुल कि हम सैयद हैं। हाँ, वो जो गाड़ी का डब्बा रिजर्व करवाया था वो उसको भी देख के है कि यहाँ सिर्फ लड़कियां जा रही हैं, कोई लड़के तो नहीं जा रहे। इतनी एहतियात। उस वक्त को एजुकेशन थी लेकिन लड़कों की क्लास अलग होती थी। कुछ क्लासेस में हम लोग इकट्ठे भी हुआ करते। ये पहला सेमेस्टर सिस्टम था जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की मार्फत से हम लोग उसमें पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह BA असगर नदीम का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। असगर ने वालिद को कहा कि या तो कॉलेजेस में आप पढ़ाए ना, अगर इतने बड़े कॉलेजेस में आप पढ़ा रहे हैं तो फिर उसे जाने भी दें, मौका भी दें। शुरू से ही प्रोग्रेसिव थे वो। असगर ने बड़े दौर देखे कि खाकमानियों की कोठी में हम लोग रहते थे, अब उनके बच्चे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। असगर ने ड्रामा क्यों लिखा, ये दरिया चांद ग्रहण, ठीक है, प्यास को ले एक नहीं, मुसलसल उन्होंने बहुत सारे अच्छे ड्रामे और सभा का मौजूद। मुझे खुद याद है कि जब उनका ड्रामा पर PTV पर चलता था उस वक्त ये चैनल्स की भरमार तो थी नहीं, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुसैना गाई घंटा घर में जो टेलीविजन की दुकानें होती थी, नाज़रीन आप यकीन कीजिए कि लोग सड़क के ऊपर रश कम हो जाता था, लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो वो असगर की एक बहुत बड़ी मतलब, लेकिन ये है कि असगर थोड़ा सा जाहिर है कि एक जिसको कह सकते हैं कि सैयद होने के नाते थे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। वो जैसे हम लोग फिल्म पहली मैं देखने नाइला फिल्म थी, मेरे चचा और चची की शादी हुई तो मैं उनके साथ चली गई। उस पर असगर नाराज़ भी हुए कि नहीं पूछ के जाना था, ऐसे चचा चची के साथ। औरत बेस्ड जो ना, हाँ वो थे। फिल्म स्टार शमीम आरा की गालिबन फिल्म, यस शमीम आरा की वो पहली रंगीन फिल्म। जी हाँ बिल्कुल। तो वो उसमें थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जब मैं गई तो असगर ने मुझे पैसे भी दिए, तो लंडी कोतल तक और तोरखम और वारसक डैम और ये सारा दरियाए काबिल और ये सारा, और जो बॉर्डर है हमारा इस वक्त तोरखम का, खैबर जिसको बाबे खैबर, वो भी हमने उस वक्त देखा। तो मतलब पता चला कि पाकिस्तान है क्या और इस्लामाबाद क्या है, जिसमें शक्कर पड़ियाँ और इस तरह के मंजर हमने सारे मतलब उस वक्त से स्टडी टूर में देखे हमने। बाद का जो दौर है वो बड़ा लिबरल था, जिसमें मेरी शादी हुई। जैदी साहब एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी थे, अब फिर उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आसमा जहांगीर थी, जज साहब ने उनके साथ भी बड़ा काम किया। एमनेस्टी के प्लेटफार्म पे वो 12 साल एमनेस्टी के सदर भी रहे। मैं भी उसी में रही, इजलास होते थे, कभी घर पे होते थे, कभी पास्टल इंस्टीट्यूट से होते थे। तो मिनॉरिटीज़ के साथ जैदी साहब का एक लिंक बहुत रहा। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग की जो बुनियाद रखी वो जैदी साहब ने ही रखी। और राशिद रहमान मरहूम का मुझे नाम बड़ा याद आता है, वो बहुत लिबरल थे इस मामले में, इंसानी हकूक़ के सही मानों में एक पासदारी करने वाले, उसकी हिफाजत, डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको कह सकते हैं हम। तो मैंने राशिद से भी बहुत कुछ सीखा। राशिद एज में मुझसे छोटे थे, लेकिन ये है कि राशिद के अंदर जो एक इनकलाबीपन था और इंसानी हकूक़ का एक जज्बा था, वो मुझे भी खींच के लाया कि उनकी और मेरे घर की दीवार एक ही थी।
हम अच्छा आपा, ये माशाल्लाह आपकी फैमिली बैकग्राउंड के मतलब आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया। मैं आपकी मौजूदा मसरूफियात को देखता हूँ, आप माशाल्लाह एक लॉयर भी हैं और आपने अपने घर में एक बहुत ही आला पाए का प्रोग्रेसिव माहौल भी देखा। आपने, आपके भाई ने मतलब बाकायदा कंट्रीब्यूट किया और आप लोगों को मतलब पूरे मुल्क में जैसे स्टडी टूर्स होते हैं आपको उनके साथ भेजा। डिप्रेसिव आपका माजी नहीं है, लेकिन इसके बाद आपके अंदर ये एहसास कहाँ से पैदा हुआ कि औरत हमारी दबी हुई है और इसके लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझती हूँ इसमें कि बहुत सारे लोगों का हाथ है। जब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहली मरतबा कौंसल की मेंबर मैं बनी और मैं उसमें गई, मेरे लिए एक नया माहौल था जिसमें मैं समझती हूँ कि एतजाज़ एहसन, डॉक्टर मेहदी हसन, डॉक्टर मुबशिर हसन, हिना जिलानी, गाजी सलाहुद्दीन, ये टिप्स में मुझे नाम याद हैं, नईम बुखारी एडवोकेट, ये सारे हमारे मेंबर्स थे। 30 का मेंबर थे जो कौंसल के थे। उसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो हमारे सूबे हैं ना, इनमें कौंसल की मीटिंग हुआ करती थी। वहाँ से हमें उनकी समाजी माशी स्ट्रक्चर का पता चला कि यहाँ की KPK की औरत कैसे रहती है। पठान है वो, अगर हम आते हैं चोलिस्तान की तरफ, यहाँ पे कोई इजलास होता है, चोलिस्तान की औरत किस तरीके से रहती है, वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारती है। और बॉर्डर लाइन के ऊपर आगे फोर्ट मैंड्रो है, वहाँ पे पर्दा है, बहुत पाबंदी है इस चीज़ की। औरतों का रहन सहन, उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने लिखा भी और उसको ऑब्ज़र्व भी किया है। जितने मेरे मज़ामीन छपे 400 के करीब इस वक्त हैं, जो जंग में और मुख्तलिफ जरीदों में, अखबारात में वो छपते हैं, जैद हक में भी छपते, चैनल्स भी आपको बुलवाते हैं, उस पर भी आप वुमेन डेवलपमेंट की, उनकी एम्पावरमेंट की बहुत बात करती हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि अभी आपने मुझे ये कैलेंडर भी अभी पे अता किया है, फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन डेवलपमेंट के साथ साथ फार्मर्स डेवलपमेंट, ये क्या कहानी है? मैं NGO सेक्टर में, मैं एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी मेरे हस्बैंड के साथ हुई जिसको मैं ज़रूर बयान करूँगी कि शुगर की वजह से उनकी एक टांग पहले रिमूव हुई, फिर दूसरी बाद में रिमूव हुई, दोनों टांगें रिमूव हुई उनकी। तो ये वो वक्त था कि उस वक्त मेरी हमने नया एक मकान, शुक्र है कि जैदी साहब ने ख़रीद लिया था, वरना हमें शायद किराए के मकानों में भी रहना पड़ता। तो मेरी 3 बेटियां, जाहिर है एक उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, एक 9th में थी और एक 8th में थी जिस वक्त जैदी साहब की डेथ हुई है शुगर की वजह से। तो मैं वो चाहती, मैं हुमैरा हाशमी की इस हवाले से बड़ी मशकूर हूँ, इस वक्त अमेरिका में हैं। वो जैदी साहब की बहन बनी हुई थी, DI खान से ताल्लुक़ था और रीजनल हेड थी पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की, वो थी इंचार्ज थी। वो जैदी साहब से मिलने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि आपा, मुझे आपा ही कहते हैं, ये टाइटल आपा का मैंने खुद नहीं लिया, ये जावेद जब्बार ने मुझे दिया। आपा, आपका किरदार ही ऐसा है कि आप उसमें बिल्कुल मैं समझती हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं सांझी आपा, आपका मर्तबा ऐसा है कि आपको सांझी आपा, ये लफ्ज बहुत खूब, सांझी आपा का लफ्ज जो है वो, उन्होंने कहा आप लड़े नहीं, आपा सांझी, वो KPK के भी हैं, वो सिंध की भी हैं, वो सब की आपा है, वो अपना सरायकी वसेब की आपा भी है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा उन लोगों से। तो ये जज्बा जो है ये शुरू से था कि हमारे घर चूँकि सैयद था तो वालिद साहब कहा करते थे कि यहाँ कोई सवाली खाली ना जाए, एक पीर घराना कहलाता था। तो उसमें ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हुआ। मेरी वालदा ने एक चीज़ हमें बड़ी सिखाई, जैसे वो गांव में जाया करती थी, एक लुंडी ट्रेन हुआ करती थी, उस पर हमें ज़रूर लेके जाती थी कि नहीं, बच्चों की ये शनाख्त हो कि उनका ददियाल क्या है। तो हम लोग ऊँटों पे भी सवार हो के बाज़ औक़ात दरिया को पार करके अपने गाँव में जाया करते थे। वहाँ पर्दा था, तो मैंने शटल कॉक बुरका भी पहना वहाँ पे, कि वो कहते थे हाथ भी नज़र ना आए। हमारे चचा जो गांव में YBG करते थे, सैयदों का मतलब वो था। तो मैं जब फिर इस सेक्टर में आई तो मुझे पता चला कि ये सराउंडिंग में मैं स्कूलों की CPS मॉनिटर थी, पहला जो मेरी जॉब थी। फिर उसके बाद मैं हारिस खलीक साहब की बड़ी मशकूर हूँ उस हवाले से कि, और बिलाल नकीब साहब की, कि जो मुझे SPO में लेके आए।
SPO मीन्स के स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अदारा इस्तेहकाम शरकती तरक्की। तो मैं उसमें एज ए प्रोग्राम ऑफिसर आई। तो चूँकि मैं उस वक्त लॉ भी मैंने कर लिया था, लॉ मैंने शादी के बाद किया, जज साहब की बड़ी प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, मैंने प्रैक्टिस भी की। मैं अपने मियाँ के साथ ही बैठती। पंजाब बार काउंसिल की मैं बाकायदा लाइसेंस होल्डर मेंबर और मैं उनके साथ वोटर मेंबर हैं? जी बिल्कुल हूँ। मैं हाई कोर्ट की भी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की भी हूँ। अब तो जब ये मैं चीज़ देखता हूँ कि जब हमारे भाई उनकी दोनों टांगें रिमूव कर दी गई, जी जी, 3 बेटियों का साथ भी है, जी बिल्कुल था। तो बड़ा मुश्किल वक्त नहीं था? वो मुश्किल टाइम था, लेकिन आपने बड़ी बहादुरी के साथ उसको फेस किया। मुझे याद है कि भी बस चला करती थी, मैं अड्डा बोसन से उसके ऊपर सवार होती थी वापसी पे। अड्डा बोसन से अपने घर तक। घर था हसन परवाना में पहला, आप गुलिस्तान में है, वो ये अपना है। तो मैं वहाँ से बाज़ औक़ात ग्रॉसरी और चीज़ें भी लेके आती थी, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे, तो बच्चों को भी देखना होता था। बेटियाँ फिर कॉलेज में आ गई थी। उसमें असगर नदीम सैयद का बहुत बड़ा हाथ रहा, और मेरे अदारा जो SPO का था उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पूरे पाकिस्तान में चल रहा था। तो मेरी ये लक थी कि मैंने ट्रेनिंग भी ली इसमें और ख़ुद ट्रेनिंग भी दी, और 13 साल मुसलसल इसके ऊपर रही मैं। अच्छा, अब जो आपका इदारा है ये मैं कोई भी इंसान तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का मुस्तहिक नहीं है, ये स्लोगन बड़ा अच्छा मुझे लगा आपका, मैंने अभी ये पढ़ा है। अब आपका इदारा ख़वातीन के लिए क्या कर रहा है? माली इमदाद करते हैं या क्या, या कानूनी इमदाद करते हैं, कैसे? ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है कि मैं दोबारा फिर, मैं 13 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट ली SPO से। लोग रो रहे थे कि आपा ने इतने सारे एडिशनल चार्ज भी संभाले, तो इतनी मुखलिस आपा सबकी सांझी आपा जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब जाना है। मैंने 13 साल जॉब की है यहाँ। FDO पे मैं 2009 से कौंसल की मेंबर थी, इनके एग्जीक्यूटिव कौंसल की मेंबर थी। सही। तो फिर इन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा, मैं ज़रूर नाम लूँगी उनको, मेरे बेटों की तरह मेरे जो छोटे भाई फौत हुए हैं नासिर अली सैयद, उनके शागिर्द भी रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा जो हमारे CO हैं। इन्होंने बहुत शफ़क़त की कि मेरे बेटों की तरह ही। तो इन्होंने कहा कि आप ये अदारा आपका है, आप एज ए एग्जेक्टिव मेंबर की हैसियत से इसमें आएंगी, आप एम्प्लॉय तो है नहीं। तो मैंने उसमें दस्तगीर जस्टिस फोरम था, मैंने कहा कि इसको बंद, दस्तगीर पाकिस्तान में 4 हैं, चौथा हम चला रहे हैं, बाकी नॉन फंडिंग की वजह से अभी रुके हुए हैं। मतलब किसी हद तक चल तो रहे हैं, लेकिन क्या है उस इदारे का? बेसिकली वो वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या करते हैं? वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम नहीं करता, गरीब कमज़ोर तबकात के लिए ये माली इमदाद भी करते हैं। माली इमदाद ये है कि हम फ्री लीगल एड देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी। हमारा लॉयर्स का पैनल है, तो हम फ्री लीगल एड देते हैं। जो गरीब ख़वातीन आती हैं हमारे पास, उनके तो रोज़ाना के होते हैं हमारे। अब मैं 3 दिन अब बैठती हूँ यहाँ पे, और मैं उसको देखती हूँ कि औरतों की सूरत हाल क्या है। उसमें हम ये कहें कि जी सिर्फ लोअर तबके की औरतें आती हैं, या हमारी जो देही तबका है उसकी औरतें आती हैं, ऐसी नहीं है। अब पौश ख़वातीन में ये ज़्यादा रुझान बढ़ा है खुला का और तलाक का। मैं आपको ये सही बात बता रही हूँ। एक TV के ऊपर मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें भी यही बात ज़ेर गौर थी कि खुला के केसेस ज़्यादा हैं, तलाक के निस्बत कुछ कम हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह यही है कि औरत जो है, आप मुख्तलिफ स्लोगन्स देखते हैं, आप हमारा सोशल मीडिया है, औरत खुद को बहुत ज़्यादा ज़रा सुपीरियर समझती है किसी हद तक। जो बड़े ओहदों पे काम करने वाली हमारी ख़वातीन हैं, बिजनेस में भी तो बहुत आ गई, बिजनेस में भी आ गई और बड़ी कामयाब है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत कर रही हैं, ठीक है कि जहाँ निभा नामुमकिन है, हम तो ये कहते हैं कि उसमें इस्लाम भी कहता है आप खुला ले सकती हैं, आप खुला ले सकती हैं, आप खुला ले सकती हैं, बिला ज़रूरत नहीं, बिला ज़रूरत नहीं। हाँ। देखें, जो इस्लाम में एक चीज़ को पसंद किया गया है ये है कि तलाक नापसंदीदा एक वो है, सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है, और सबसे एहसन कदम जो है वो निकाह है। तो बेहतर है कि निकाह को कायम रहने दिया जाए। अपने बच्चों को देखा जाए, उसमें मुतासिर कौन होता है? बच्चे मुतासिर होते हैं कि जब दो उस फरीकैन के दरमियान हम भी अदालत में खड़े देख रहे होते हैं, तो उसमें जब बाप बच्चे को ले रहा होता है तो बच्चा जा नहीं रहा होता है। अदालत फैसला करती है कि जी 2 बच्चे आप रख लें, बेटियां वो रख लें। बच्चे तो स्पॉइल हो गए ना? बच्चे स्पॉइल होते हैं उसमें। तो हम औरतों को यही कहते हैं
कि बराए करम निभा पैदा करें, कुछ बर्दाश्त पैदा करें, ठीक है, एक रवादारी पैदा करें, ठीक है, अपने मियाँ का एहतराम करें। कुछ भी हो जाए, इस्लाम यही कहता है कि मर्द का एक दर्जा है कि वो सपोर्ट भी करता है और औरत सिक्योर भी होती है उसके साथ। ये तो क्या आप हम ये कह सकते हैं कि औरत की जो मादी तरक्की है उसने इस तरफ रुझान किया है लड़कियों का कि खुला भी लिया जा सकता है, वो शौहर के बगैर भी रहा जा सकता है? देखिए ये रुझान है। इस साल की जो रिपोर्ट आप उठा के देख लेना, जी हाँ, जो तलाक का रेशो है डे बाय डे बढ़ रहा है। 24% 2023 में बढ़ा है, ठीक है। ये हमने मीडिया के ऊपर भी बैठ के बात की। तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। उसमें देखें, बच्चा अगर क्लास में बैठा है ना, ठीक है, या किसी भी उसमें है, तो उसकी शख्सियत ज़रूर ब्रेक होती है, उसमें दरार ज़रूर आती है, या माँ की वजह से आती है या बाप की वजह से आती है। तो क्यों ना मैं औरतों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा एक मैसेज होगा उनके लिए कि वो थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लें, ठीक है। मैं एक अपने ड्राइवर की बात को बड़ा दोहराती हूँ और वो बड़ा हंसता भी है इस बात के ऊपर कि मर्द जब घर के अंदर एंटर होता है ना, तो औरत का जो रवैया होता है उसको मुस्बत होना चाहिए। अब एक मर्द जैसे घर में दाखिल हुआ, मैं कल भी इसी बात को दोहरा रही थी, तो जब मैं एडिक्ट को पढ़ा रही थी तो वो कहती है कि हुन टाइम मिल गई है तो कुआं वंदा। अब मर्द सुनता है जो सुबह से लेके शाम तक काम करके आ रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है, तो वो उसको जब कहती है तो फिर रोटी तवाल खा के ही आए उसो और कहने घर उखाते आए। यहाँ से मर्द जो है ना उसका पारा हाई होता है, बिल्कुल हाई होता है, और वो कहते हैं कि हाँ फिर मैं उसकी तरफ से खा के आए तो फिर मैं उसी की तरफ ही रजू करूँगा। दो शादियों का रुझान बढ़ा है कि मर्द बग़ैर पूछे भी शादी करके आ जाता है और कहता है अब तो मैं ले आया हूँ। नुकसान किसका होता है? औरत का होता है, ज़हनी, समाजी, माशरती, माशी मामलात में भी, कि जब वो नान नफ़का नहीं देता उसको, दूसरी की तरफ तवज्जो होती है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, कौन मुतासिर होता है? बच्चे। तो मेंटेनेंस के जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो हमारे सेंटर्स पे भी आते हैं। फिर मैं वायलेंस अगेंस्ट वेमेन सेंटर पे भी हूँ, जो सबसे बड़ा एशिया का है। जब ये बना था मैं बड़ी मशकूर हूँ उस वक्त की हुकूमत की कि इसकी पहली ईंट जब रखी गई थी, मुझे सलमान सूफ़ी का नाम बड़ा याद आता है, जो बहुत मारूफ सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ के, तो वो इंटरव्यू वही कर रहे थे हमारे। तो जब उन्होंने ये देखा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, कॉलम्स, ये मुख्तलिफ शोबाजात के ऊपर वकालत, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो जाहिर है कि एज वाइज भी वो सीनियर हैं। तो फिर मैं कौंसल की, इसकी एग्जेक्टिव कौंसल की मेंबर बनी, इसकी एडवाइजरी बोर्ड पे भी इसके रही मैं अभी तक जो भी इसको डीसीओ प्रिजाइड करता है तो मैं अभी तक उसके साथ वाबस्ता हूँ। जो केस हमसे हल नहीं होते दस्तगीर पे, वो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन पे जाते हैं, क्योंकि वो फंक्शनल है, उसमें तमाम शोबाजात हैं, SHO है, DSP है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, ठीक है, दीगर अमला है, उसमें तमाम हिफाजती इंतज़ामात हैं, एम्बुलेंस है कि औरतों को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। हमने अब ये कहा था कि औरत अनसिक्योर है, जब वो उतरती है मतीतल पे, अदारे दूर हैं, तो वो अनसिक्योर होती है। वीडा बस की एक्सेस जो है वो अदारे के अंदर, सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाई जाए कि वहीं पे वो उतरे और अपना केस बयान करें। तो उसमें हमें गुड, माशाल्लाह अपा, सच्ची जो बात है, आपकी ज़िंदगी जो है माशाल्लाह, तजुर्बात, आपके मुशाहिदात, आप एक समंदर हैं। आपके साथ जितना देर चाहे बंदा गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम ज़रा कम होता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं फिर से आपको गुजारिश करूँगा कि आप फिर तशरीफ़ लाएँ और हमारी ख़वातीन के हवाले से और बात करें। कोई ख़ास मैसेज इस वक्त जो आप देना चाहती हो ख़वातीन के लिए या मर्द, पूरे मुआशरे के लिए, चंद लफ्ज़ों में कोई ख़ास मैसेज दीजिए, किसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी औलाद को अच्छा इंसान बना सकें। मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी तीनों बेटियों के ऊपर, तीनों मैरिड हैं और 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेरी बेटियां, और माशाल्लाह अपने घरों में अपने बच्चों, मेरे नवासे नवासियों के साथ मेरे दामाद तीनों माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, तीनों आला ओहदों पे हैं। तो मैं माओं से यही गुजारिश करूँगी
कि बेटों की तरबियत अगर अच्छी करती हैं उन पे भी एक नज़र रखें फ़ी ज़माना, और बेटियों की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ें कि वो माँ की पैरवी भी कर सकें, वो माशरे की पैरवी भी कर सकें। एक अच्छी इंसान, एक अच्छी माँ, बहन, बेटी, बहू की हैसियत से जो हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब भी कहता है, ठीक है, हम उन बीबियों के ऊपर को सलाम करते हैं जिनकी उम्मती हम हैं, तो फिर हमें इस्लाम को प्रमोट उस तरीके से भी करना चाहिए, मगरिब को ना अपनाएं हम। दैट्स वेरी गुड जी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि जैसे इससे कबल मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि आपा हमारी जो आज की जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ बहुत खूबसूरत और दिलचस्प गुफ्तगू रहेगी। और आपने देखा कि उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बड़े बेहतरीन तरीके के साथ उजागर किया है, अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताया है, और ख़ुसूसी मैसेज उनका जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन को चाहिए कि अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना छोड़ें, ख़ास तौर से सिर्फ बेटों पर तवज्जो ना दें, बेटियों पर भी भरपूर तवज्जो दें और उनका बेहतरीन खातून बनाने की कोशिश करें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी बात किया करता हूं, और आज की छोटी सी बात ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब के शुक्रिया के साथ ये है कि ये सच है कि कैलेंडर रोज़ाना एक तारीख बदलता है, लेकिन फिर एक तारीख ऐसी आती है कि वो कैलेंडर को भी बदल देती है। मेरी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस कॉल की बय्यन तस्वीर हैं। बहुत लुत्फ़ आया आपा। मैं अपने चैनल AHK प्रोडक्शंस की सारी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों, प्रोग्राम कामयाब व कामरान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अशर हसन कामरान अपनी प्रोडक्शन टीम के इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनकी असिस्टेंट मिस किरण और खुर्रम शहजाद के साथ चाहता है आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी ऐसी ही बड़ी और कामयाब शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।